हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परमार क्लासेस पर। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा एक्सरसाइज 4.2। इससे पहले वाली क्लास में जो पहला वाला वीडियो होगा आप सभी ने देखा होगा, उसमें हमने एक्सरसाइज 4.1 की थी। उसमें चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन भी था, एक्सरसाइज 4.1 के एग्जाम्पल भी थे। लेकिन आज इस वाली क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.2 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 4.1 बेटा आपको याद होगी, जब मैंने कराई थी तो मैंने बताया था कि बेटा एक्सरसाइज 4.1 में हम सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन का फॉर्मेशन सीखते हैं कि इक्वेशन फॉर्म कैसे की जाती है। मैंने आपको तब बताया भी था, बोला भी था कि बेटा नेक्स्ट क्लास जब हम करेंगे तब उसमें हम इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। कुछ इस तरह की इक्वेशन होती है, जैसे एग्जांपल नंबर 3 है, आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 बेटा ध्यान से देखो, ध्यान से चेक करना। इसमें लिखा हुआ है बेटा फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमारे पास बेटा इक्वेशन है 2x स्क्वायर बेटा मिनट, हमारे पास बेटा इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चैप्टर 2 में भी आप लोगों ने सीखा होगा, उसमें हमारे पास क्वेश्चन आते थे कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन। चैप्टर 2 जिन बच्चों ने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल्स चैप्टर 2, उन बच्चों को याद होगा। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनको पहली बार यहाँ सीखना है। नहीं पढ़ा तो बेटा टेंशन वाली बात नहीं है, समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा ध्यान से समझना चीज को। सबसे पहले तो बेटा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त हमेशा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को नोट करते हैं। यहाँ मैंने 2x स्क्वायर लिखा और यहाँ प्लस 3 लिखा, छोड़ दिया इसको। अब यहाँ देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है। जब आप 2x स्क्वायर का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 6x स्क्वायर आएगा। क्या निकल कर आ जाएगा? 6x स्क्वायर। अब मैं आपसे बात पूछूंगा, मुझे बताओ कि 6 जो है ना, 6 किस किस के टेबल में आता होगा? आप बोलोगे सर 1 6 का 6 होता है, 2 3 का 6 होता है, 3 2 का 6 होता है। बस यही रुक जाना। जब नंबर रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे 2 3 या 6 था, फिर आपने बोला 3 2 या 6 होगा, नंबर का रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए, वहीं हम रुक जाते हैं और चेक ही नहीं करते हैं। हमारे पास यहाँ पर दो पेयर आ चुके हैं, एक पेयर 1 और 6 का था और एक पेयर 2 और 3 का था। बीच में हमारे पास यहाँ क्या लिखा हुआ है? माइनस 5x। सोचो कि हमारे पास इन दोनों में से ऐसा कौन सा पेयर है जिसको अगर हम प्लस करें या फिर माइनस करें तो हमारे पास यहाँ पर माइनस का 5x आ जाए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर अगर मैं 1 माइनस 6 करूंगा तो मुझे माइनस 5 मिल रहा है, और यहाँ पर अगर मैं माइनस 2 या माइनस 3 करूँ तो ही मुझे माइनस 5 मिल रहा है। बात बिल्कुल सही है, दोनों में माइनस 5 मिल रहा है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम एक हो जाएगी बेटा कि एक ही जगह पे दो दो, एक सिंहासन पर कभी दो राजा बैठ सकते हैं क्या? इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा सही होगा? इस क्वेश्चन में ये वाला सही होगा कि ये वाला सही होगा? देखो बेटा भगवान तो कोई नहीं होता, करने पर पता चलेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। एक काम करते हैं, पहले इस वाले को पुट करके चेक कर लेते हैं। पहला वाला क्या था? 1x माइनस 6x। तो देखो मुझे एक चीज समझ में आ गई, मैंने देखा कि 2x स्क्वायर प्लस 1x, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में से कॉमन निकालो क्या आएगा। तो आप बोलोगे इसमें से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ 2x प्लस 1 बचेगा। बट इसमें से अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो 6 और 3 3 की टेबल में आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचा? 2x। इस माइनस की वजह से आप लोगों ने बचपन में बहुत सीखा होगा, किसी ब्रैकेट से पहले अगर माइनस होगा तो अंदर वाले साइन उल्टे हो जाते हैं, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा और 3 बाहर जा ही चुका है, 1 आ जाएगा। क्या 2x प्लस 1 2x माइनस 1 एक जैसा है? नहीं है, एक जैसा नहीं है, मतलब गलत हो रहा है। गलत किस वजह से हो रहा था? इसकी वजह से मैंने आपको बताया था ना कि एक सिंहासन पर कभी भी दो राजा नहीं बैठ सकते। एक ही इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त दो दो टर्म स्प्लिट नहीं हो सकती है, कोई एक ही पेयर सही होगा। तो ये वाला पेयर गलत हो गया, इसका मतलब फिर सही पेयर कौन सा होगा? वेरी गुड, सेकंड वाला -2 और -3। तो फिर ये वाला हमारा गलत था। मैंने बताया था ना कि कोई एक ही सही होगा, तो मैंने जानबूझकर आपको सॉल्व करके दिखाया। मैं चाहता तो डायरेक्ट ये वाला पुट कर सकता था, मुझे तो पता था कि ये वाला सही है, लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन रहता सर आपने फिर उधर वाला पुट क्यों नहीं किया। दिमाग में एक क्वेश्चन रह ही जाता, तो अब दिमाग में क्वेश्चन नहीं रहेगा कि उस वाले से हमारे पास कॉमन फैक्टर सेम नहीं आ रहे, इसलिए हमने फिर 1 और -6 नहीं लिया, ये वाला ले लिया अपन, माइनस का 2x माइनस का 3x। यहां से कॉमन निकालो, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा? 2x। तो यहाँ क्या बचेगा? x। 2x बाहर जा चुका है, 1 बचेगा, -3 और 3 एक ही कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा? x। बिकॉज ऑफ दिस माइनस, आपको मैंने बताया कि बेटा माइनस की वजह से अंदर वाला साइन हमेशा उल्टा हो जाता है, प्लस था माइनस हो गया, 3 बाहर चले गया, 1 हो गया, इज इक्वल्स टू में 0। x माइनस वन एक जैसा है और ये 2x माइनस 3 भी एक जैसा है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? पक्का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखो, देयरफॉर x माइनस 1 को एक बार 0 के इक्वल ले लो, 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल ले लो। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, दिमाग में क्वेश्चन आ गया होगा सर ये दोनों चैप्टर को बहुत
2 के ही क्वेश्चन है ये। चैप्टर 2 अगर आता है तो मैं तुम्हें दिमाग लगाने नहीं, मतलब ये पहले से ही आती है। माइनस वन वहां जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। 2x माइनस 3 वहां गया बेटा, प्लस का 3 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 3/2। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई यहाँ पर, एक 1 आ चुका है, दूसरा हमारे पास यहाँ पर 3/2 आ चुका है। दो वैल्यू x की आ चुकी हैं। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया। ये वाली इक्वेशन थी ना 2x² - 5x + 3, इसको सॉल्व करने पर x की दो वैल्यू आ गई, 1 आ गई और दूसरी वाली 3/2 आ चुकी है। अब एग्जांपल नंबर 4 पे चलते हैं। 3 के बाद एग्जांपल नंबर 4 पे आते हैं। एग्जांपल नंबर 4 में क्या लिखा है बेटा, रीड करते हैं जरा। फाइंड द रूट्स, फाइंड द रूट्स। इसमें भी लिखा हुआ था फाइंड द रूट्स। चैप्टर 2 में लिखा रहता था फाइंड द जीरोस। बेटा ध्यान रखना, जीरोस और रूट्स एक ही बात है। जैसे आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, पर्यायवाची शब्द इंग्लिश में जिसको हम लोग सिनोनिम्स बोलते हैं, सेम चीज है। रूट्स का मतलब भी वही होता है, x की वैल्यू, एनी वेरिएबल की वैल्यू, और जीरोस का मतलब भी एनी वेरिएबल की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन थी 6x² - x - 2 इज इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को नोट किया, लास्ट टर्म को नोट किया, इज इक्वल्स टू में 0। 6 2 कितना हो जाएगा 12, कितना हो गया 12। 12 किस किस के टेबल में आ जाता है, 1 12 जा, 2 6 जा, 3 4 जा, और 4 3 जा। रिपीट हो रहा है, देखो 3 के बाद क्या लिखोगे, 4 3 जा लिखोगे कि नहीं लिखोगे। तो 3 और 4 का रिवर्स ऑर्डर आ गया, रिपीट हो गया, तो ये चीज गलत है, इसको हम नहीं लिखेंगे यहाँ पर। अब हमारे पास यहाँ ये तीन तीन पेयर आ चुके हैं, 1 2 और 3। तो हमें इन तीन पेयर में से डिसाइड करना है कि इसकी जगह पर कौन सा नंबर आएगा। बड़ा सिंपल सी बात है। यहाँ पर ये लिखा क्या है, कुछ नहीं है, -1 बोल सकते हैं इसको। वहां पर सारे वन ले लिए हमने, -1 हो गया। सोचो इसमें से कौन सा नंबर ऐसा है जिसको प्लस करें या माइनस करें तो -1 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए। एक मिस्टेक हो गई है, 1 2 जा नहीं था, 1 12 जा था। देखो कौन सा पेयर है जिसको माइनस करने पर -1 आ रहा है, शायद ये वाला है, 3 × 4 वाला। 3 - 1 करेंगे, 4 करेंगे तो कितना मिलेगा, -1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो चाहिए था। उसकी जगह पर आ गया प्लस का 3x और माइनस का 4x। समझ आ गया सभी को अच्छे से, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें हम आगे सॉल्व करेंगे। अब यहां से कॉमन निकलेगा और यहां से कॉमन निकलेगा, दोनों जगह से हम यहाँ पर कॉमन निकालेंगे। तो यहां से कॉमन निकालते हैं, 6 और 3 कॉमन क्या आ गया 3x, अंदर क्या बचा 2x + 1। 4 और 2 इसमें से कॉमन निकालोगे तो क्या कॉमन आ जाएगा बाहर 2, अंदर क्या बचा, क्योंकि टेबल में 4 2 बार में आता था। अब बेटा बाहर माइनस तो अंदर वाला साइन उल्टा हो जाएगा, 2 बाहर जा चुका है। देखो मैंने यहाँ पर भी ये चीज करवाई थी, यहाँ बाहर माइनस था तो अंदर ये वाला साइन जो प्लस का था माइनस लिखा हमने, उल्टा कर देते हैं जस्ट। सेम यहाँ पर माइनस वाला प्लस का हो गया, इज इक्वल्स टू में 0, 3x - 2 और ये 2x + 1 इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है। अब देयरफॉर एक बार इस 3x - 2 को 0 के इक्वल ले लो, और एक बार इस 2x + 1 को 0 के इक्वल ले लो। -2 वहां जाएगा तो 3x = 2, x = 2/3। +1 कहाँ गया तो बेटा 2x = -1, x की वैल्यू -1/2। समझ में आ गया, समझ में आ गया। 4.1 में हमने क्वेश्चन को फॉर्म करना सीखा था, और 4.2 के स्टार्टिंग करने से पहले मैंने जो एग्जांपल में आपको सिखा दिया कि एक क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। अब आगे हम बेटा एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। एक्सरसाइज में भी हमारे पास सेम यही क्वेश्चन आने वाले हैं फिर से। फाइंड द रूट्स, वही वाली बात आ गई ना कि हमें x की वैल्यू फाइंड करना है ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। इसमें से हम कोई एक पार्ट ही कर लेते हैं, फिलहाल फर्स्ट वाला पार्ट कर लेते हैं। x² - 3x - 10 इज इक्वल्स टू में 0। इसके बेटा दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि यहाँ लिखे नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है। एक तो ये थर्ड वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है इसका, और एक ये फोर्थ वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट है, कोई पार्ट करो या ना करो, 2 पार्ट जरूर करना। अभी मैं भी वो वाले 2 पार्ट कराऊंगा, फिलहाल भी फर्स्ट वाले एक बार फिर से करते हैं। यहाँ देखो सबसे पहले बेटा फर्स्ट टर्म को नोट किया x² और लास्ट टर्म को नोट किया -10 इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, x² - 10 यहाँ कुछ नहीं है, 1 मान सकते हो। तो अब इसका जब -10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा -10x²। सोचो -10 किसके टेबल में आता होगा, 1 10 था, 2 5 था और 5 2 था। रिपीट हो गया, रिवर्स हो गया। जब रिवर्स हो जाएगा तो नंबर को लिखेंगे नहीं, सिर्फ इतना ही लिखोगे। तो आपके पास कितने पेयर आ चुके हैं, यहाँ पर 2 पेयर आ चुके हैं। बीच में क्या लिखा हुआ था -3x। देखो
इसमें से और इसमें से दोनों पेयर में से चेक करो कि कौन सा पेयर ऐसा है जिसको प्लस करने पर या फिर माइनस करने पर माइनस 3 आता है। तो देखो जरा, मुझे लगता है शायद ये वाला पेयर, अगर मैं 2 - 5 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे, क्या लिखा था, 2 - 5 ना, तो प्लस का 2x और माइनस का 5x। अब यहाँ से कॉमन निकलेगा, यहाँ से और यहाँ से, तो इसमें से x कॉमन आ गया बेटा, तो यहाँ क्या बचा, x + 2 माइनस 5 और 10 एक ही टेबल में आते हैं, 5 की टेबल मतलब 5 कॉमन आ गया बाहर। अंदर क्या बचा, x, देखो ब्रैकेट के पहले साइन माइनस का है तो अंदर वाला साइन उल्टा हो गया इसका, 10, 5 की टेबल में 10 2 बार में आता है, इज इक्वल्स टू में 0, x - 5 और x + 2 इज इक्वल्स टू में 0। तो देयरफॉर x - 5 को एक बार 0 के इक्वल ले लो और x + 2 को भी एक बार 0 के इक्वल ले लो। -5 यहाँ गया, x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 5, + 2 यहाँ जाएगा तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -2। तो इस हिसाब से हमारे पास इस इक्वेशन के जो रूट्स निकलता है, रूट्स का मतलब होता है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालना। तो इस इक्वेशन में x वेरिएबल की 2 आ बेटा, तो हमारे पास x वेरिएबल की 2 वैल्यू आ गई, 5 आ गई, दूसरी वाली -2 आ गई। फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, सेकंड वाला खुद कर सकते हो। अब इसमें जो पांच पार्ट में 2 पार्ट इंपॉर्टेंट है, वो कराता हूँ मैं। थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाला तो बेटा एक ऐसा पार्ट है जिस पार्ट को देखते आधे बच्चे तो बिल्कुल हार मान लेते हैं, भैया रहने दो, हमसे नहीं होता है ऐसा, रहने दो, छोड़ो इस क्वेश्चन को। और पता है इसका कारण क्या है, मतलब हार क्यों मान लेते, क्यों सोचते छोड़ो इस क्वेश्चन करने का मतलब भी नहीं है, सिर्फ ये रूट, ये जो इसके ऊपर ये रूट लगा हुआ ना, बस ये जो रूट के साइन लगे हुए हैं, बच्चे सोचते हैं सर रूट वाले क्वेश्चन कौन टेंशन वाले, छोड़ो 2-3 नंबर तो कटेंगे। जब बेटा 2-3 नंबर जब बच्चा फेल हो रहा होता है, बस बच्चों से पूछा करो 2-3 नंबर की वैल्यू क्या होती है। कोई भी क्वेश्चन को हल्के मत लिया करो, अगर कोई चीज थोड़ी सी बहुत डिफिकल्ट लगती है तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया करो, एज चैलेंज उसको एक्सेप्ट करो। बट डिफिकल्ट लग रहा है तो उस क्वेश्चन को एक ही जगह 4 बार करो, तो वो क्वेश्चन अपने आप बहुत ईजी हो जाता है। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा फर्स्ट टर्म को नोट किया और फिर लास्ट टर्म को नोट किया, 5√2 इज इक्वल्स टू में 0। मल्टीप्लाई करो बेटा, √2 का 5√2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो √2 का 5√2 से करोगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, √2 का √2 से किया 2 और 2 5 का 10, हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 10। अब ये बताओ 10 किस किस के टेबल में आ जाएगा बेटा, 1 10 का, 2 5 का, 5 2 का, नंबर रिपीट हो गया, रुक जाओ, नंबर रिपीट हो गया मतलब रुक जाओ, हमें नोट नहीं करना इस चीज को, ठीक है ना। आगे चलते हैं, दो पेयर आ गए बेटा हमारे पास, एक 10, एक ये वाला पेयर, एक दूसरा पेयर, हमें बीच में क्या चाहिए, 7x, प्लस का 7x चाहिए ना। तो 7x जो है हमारे पास कैसे आ रहा है, कौन सा जोड़ा है जो हमें यहाँ पे 7 दे पा रहा था, ये वाला दे रहा था शायद से, 2x + 5x में सिंपल सा है, 2x + 5x। यहाँ से तो क्वेश्चन बड़े नॉर्मल सा था, बड़े सिंपल सा था, है ना, ठीक है। अब आगे थोड़ा ध्यान रखना, आगे मैं जो इसमें लिखने वाला हूँ, √2x² + 2x, आप लोगों ने खुद क्लास 10 में पढ़ा होगा कि अगर हम √2 का मल्टीप्लाई √2 से करें तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इसीलिए अगर मेरे को 2 दिख गया तो क्या मैं उस 2 की जगह पर ये चीज लिख सकता हूँ, √2 मल्टीप्लाई √2। आप लोग बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, तो फिर लिखेंगे यहाँ पर 2 की जगह पर √2 मल्टीप्लाई √2 और x, 5x को ऐसे छोड़ दो, 5√2 को ऐसे छोड़ दो। सर आपने सिर्फ अकेले इसकी जगह पर ऐसा क्यों लिखा, तो वो बेटा बड़ी सिंपल सी बात है, कुछ चीजें को आप लोग आप 10th में आ चुके हो, कुछ चीजें आपको देखकर समझ में आ जाना चाहिए। इसके बगल में √2 था, कुछ बच्चे जो होते हैं वो डायरेक्टली कॉमन निकाल देते हैं और इससे उनके मार्क्स नहीं कटते, उनको भी मार्क्स पूरे मिलते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को क्या होता है कि उनको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आता, वो सोचते हैं सर यहाँ √2 था, वहाँ 2 था, उनको 5-10 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करो, समझ में तो आ जाता है। लेकिन अगर हम ऐसे करें तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं, तो कोशिश करो कि चीज़ें बड़ी आसान तरीके से समझें, हड़बड़ा कर समझे ही ना। तो देखो बेटा यहाँ इधर यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकलेगा और यहाँ से कॉमन निकलेगा, यहाँ से √2x कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, x प्लस √2, क्योंकि ये तो बाहर चले गया ना तो अकेला √2 यहाँ आ गया, प्लस का साइन, 5 और 5 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच रहा है बेटा, x प्लस √2 इज इक्वल्स टू में 0, ठीक है। x प्लस √2 x प्लस √2 एक जैसा है, तो x प्लस √2 √2x + 5 इज इक्वल्स टू में 0। अब बेटा इनको 0 के इक्वल ले लो, x प्लस √2 को 0 के इक्वल लिया, √2x + 5 को भी
0 के इक्वल लिया। अंडर रूट 2 वहाँ चले गया बेटा, x इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 2 और ये यहाँ चले गया अंडर रूट 2x माइनस फाइव अपॉन अंडर रूट 2। तो हमारे पास बेटा यहाँ पे x की दो वैल्यू निकल कर आ गई, यही रूट्स हैं। पहली वैल्यू माइनस अंडर रूट 2 है, दूसरी वैल्यू माइनस फाइव अपॉन अंडर रूट 2, ये इसका आंसर हो गया। फिफ्थ वाला आप लोग कर सकते हो, नॉर्मल सी इक्वेशन है। फोर्थ वाला पार्ट जो है वो समझो ध्यान से। फोर्थ वाला पार्ट जो है ना बेटा, फोर्थ वाला पार्ट भी आप बड़े आराम से कर सकते हो, बट एक प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चा क्वेश्चन को लेकर घबरा जाता है। वही सोचता है अरे सर हम तो बर्बाद हो गए सर, हमने तो बचपन में हमेशा ऐसी इक्वेशन सीखी है, क्या सर हम इस तरह की इक्वेशन सॉल्व कर भी पाएंगे? बच्चों को खुद पे भरोसा नहीं होता। अरे बेटा ये क्वेश्चन बने आप ही के लिए, उनको कोई भगवान आपके ऊपर सब सॉल्व नहीं करेंगे। छोटे बच्चों के लिए क्वेश्चन बने, क्लास 10 के बच्चों के लिए। क्लास 10 के बच्चे ही सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। देखो इस क्वेश्चन को देख के बच्चा क्यों रो रहा है, बच्चा इस क्वेश्चन को देखकर ऐसा क्यों सोच रहा है इस क्वेश्चन को मैं नहीं कर पाऊंगा? सिंपल सा रीजन था कि इस क्वेश्चन की जो सूरत थी, इस क्वेश्चन की जो बोलते हैं ना थोबड़ा है इस क्वेश्चन का, इसको तुम लोग देखे ध्यान से तो इसको देखने पर कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन बाकी क्वेश्चनों के जैसा है ही नहीं है। अब भाई बाकी क्वेश्चनों के जैसा नहीं तो बाकी क्वेश्चन जैसा हम इसे बना सकते हैं। स्क्रीन से 1 मानो, पहले तो स्क्रीन से 1 मान लो, डिनोमिनेटर 1 मान लो। अब एलसीएम निकालो, 1 1 8, एलसीएम कितना आएगा इसका 8 ही आएगा। 8 के टेबल में 8 कितने बार में आता है 1, 1 का 1 से किया तो 1 प्लस 1 के टेबल में 8 कितने बार में आता है 8, 8 का x लिख दिया 8x और ये 16x स्क्वायर। यहाँ बेटा इज इक्वल टू में 0 था। अब ये वाला जो 8 है वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हमारे पास फिर 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, ये वाला 8 वहां 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो 8 इज इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखा हुआ है 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। अब ये देखो ये इक्वेशन अब एक नॉर्मल इक्वेशन हो गई कि नहीं हो गई? नॉर्मल इक्वेशन हो गई, सॉल्व कर सकते हो आराम से। उससे सॉल्व करना है इसको। तो देखो बेटा जरूर नहीं है कि बेटा हर बार आपके पास थाली परोसी हुई आए, कभी कभी क्या होता है सामान ऐसा आता है कि बेटा खुद बना के खाना भी पड़ता है, मजबूरी वाली बात होती है। ये क्वेश्चन सेम वैसा ही था, आपके सामने बिल्कुल एक नॉर्मल सी इक्वेशन इस तरह की नहीं थी। आपने क्या किया बेटा उस इक्वेशन को नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट किया देन सॉल्व किया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, समझ में आ गया सभी को। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा मैंने प्रीवियस क्लास में करवाया है, प्रीवियस वीडियो चेक करोगे वहां मिल जाएगा। कैसे, इसमें लिखा हुआ है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल नंबर 1। पहला वाला वीडियो चेक करना मिल जाएगा आपको, ये चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड वीडियो है। पहला वाला जो वीडियो था उसमें एग्जांपल नंबर 1 पूरा सॉल्व करवाया था, वहां इक्वेशन बना के छुड़वा दिया था। इक्वेशन तो तुम लोगों ने अब सॉल्व करना सीख ही लिया ना, देखो कितने सारे इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं, 1 2 थर्ड इक्वेशन यहाँ पर सॉल्व कर ली, उसके बाद चौथी इक्वेशन ये हो गई। 3-4 इक्वेशन बहुत होती है बेटा, किसी भी चीज को सीखने के लिए 3-4 बार उसकी प्रैक्टिस कर लो बहुत होता है। इक्वेशन तुम लोगों ने सॉल्व करना सीख ही लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड वाला बेटा मैंने बता दिया आपको, सेकंड वाला इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मिल जाएगा, चेक कर लेना मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। दो नंबर पता लगाने हैं जिनका सम कितना है 27 और प्रोडक्ट कितना है 182। तो सुनो बेटा, सबसे पहले हम सिर्फ इस लाइन के बारे में बात करेंगे। दो नंबर है जिनका सम कितना था हमारे पास 27 ना, ठीक है। एक काम करते हैं बेटा, लेट कर देते हैं, लेट वन नंबर बी एक्स, लेट वन नंबर बी एक्स। मैंने मान लिया कि मेरे पास एक नंबर क्या है इसमें एक्स है। अगर एक नंबर एक्स है तो देन दूसरा नंबर क्या होगा बेटा, देन अदर नंबर। सोचो सोचो, मैंने बोला कि भाई दो दोस्त हैं, एक का नाम शाहरुख खान है, ठीक है, एक का नाम शाहरुख खान है और एक का नाम सलमान खान है। दोनों दोस्तों के पास मिलाकर 50 रुपए थे। मैंने बोला शाहरुख के पास 10 रुपए हैं, तो सलमान खान के पास कितने रुपए होंगे जल्दी बताओ। आप बोलोगे सर 40 रुपए, बिल्कुल सही बात है। कैसे निकाला, टोटल में से पहले वाले का माइनस किया, तभी तो आपको पता चला कि हमारे पास 40 है। अब मान लो कि मैंने बोला कि दोनों के पास मिला के 50 है, बट शाहरुख के पास इस बार 10 नहीं है, शाहरुख के पास इस बार एक्स रुपीज है। तो सलमान के पास कितना होगा सोचो बेटा, सलमान के पास 50 में से क्या माइनस करोगे एक्स, तो सलमान के पास कितने हो गए फिर 50 माइनस एक्स।
वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करो कि अगर एक नंबर x है और दो नंबरों का सम 27 था तो दूसरा नंबर क्या होगा? वेरी गुड, 27 माइनस x। क्लियर हुई वाली बात? ठीक है। अब क्वेश्चन हम आगे और भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड करो। क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है कि दो नंबर बेटा फाइंड करो जिनका सम 27 है और उनका प्रोडक्ट 182, मतलब बेटा इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट 182 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं x का 27 माइनस x से तो इसका सम कितना आएगा बेटा? 100। मल्टीप्लिकेशन जो कितना आएगा? सॉरी 182। अब मल्टीप्लाई करते हैं। x का 27 से किया 27x, x का माइनस x से किया माइनस एक्स स्क्वायर और ये 182। इन दोनों को बेटा वहां लेके जाओ। आपके नाम में क्वेश्चन आया हुआ सर हम 182 को भी तो यहाँ लेकर आ सकते हैं कि नहीं लेकर आ सकते? सुनो 182 को बेटा यहाँ लेकर आओगे वो भी आपका 100% सही है और इस चीज को वहां लेकर जाओगे ये भी 100% सही है। लेकिन अब आप ये सोच रहे हो सर आप इसको ही वहां लेकर क्यों जा रहे हो? इसका सिंपल सा कारण बताता हूँ कि बेटा कभी भी कोई क्वेश्चन जब बनाने जाते हो तो हमेशा ध्यान रखना कि हमारा जो एक्स स्क्वायर होता है देखो कोशिश करना है अगर माइनस में भी होगा तो भी आंसर सही आएगा, गलत नहीं आएगा। बट वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, थोड़ा सा उसमें दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है और 10th क्लास के बच्चों के पास दिमाग थोड़ा सा कम होता है वैसे भी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा कोशिश करते हैं कि ये माइनस का एक्स स्क्वायर है ये प्लस का हो जाए। अब ये कैसे होगा प्लस का? इसको वहाँ लेके जाना पड़ेगा तो इस वजह से हम इस पूरे भी वहाँ लेके चले जाएंगे। ओके तो यहाँ फिर बचेगा क्या? 0। ये दोनों बेटा वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, 27x यहाँ प्लस का था तो वहाँ किसका हो जाएगा? माइनस का 27x प्लस 182। अब 0 को आप कहीं भी लगा सकते हो। 0 आप उठा करके डायरेक्ट करो तो यहाँ से उठा करके वहाँ भी लेके जा सकते हो, यहाँ लेकर आ जाओ 0। ठीक है ये आपकी इक्वेशन ये बन चुकी है। इसको थोड़ा सा और नजदीक लिखो, कोई बुराई नहीं है। ये आपकी इक्वेशन बन चुकी है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व कैसे करोगे बेटा? देखो एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को नोट किया। अब मैं थोड़ा सा स्पीड में करूंगा क्योंकि अब आप लोग इक्वेशन को सॉल्व करना सीख चुके हो। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को नोट किया, बीच वाले को तोड़ना है बेटा माइनस 27x को। इसको मैं माइनस 13x और माइनस 14x लिख सकता हूँ क्या? ऑफकोर्स लिख सकता हूँ, लिख लिया मैंने यहाँ पर। अब कॉमन निकालेंगे बेटा, यहाँ से कॉमन और यहाँ से कॉमन। तो यहाँ देखा हमने कि यहाँ से x कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा? x माइनस 13 माइनस 14 और 182 एक ही टेबल में आते हैं क्या? बिल्कुल आते हैं। 14 मतलब 14 अगर 14 13 का 182 होता है तो हमारे पास मैंने दोनों में से 14 बाहर निकाला तो यहाँ x इस माइनस की वजह से अंदर वाला साइन उल्टा हो जाएगा, माइनस का 13 इज इक्वल टू में 0। x माइनस 14 और x माइनस 13। ठीक है अब इसको अलग अलग कर लो। एक बार x माइनस 14 को 0 के इक्वल लो और एक बार x माइनस 13 को 0 के इक्वल लो। माइनस 14 बेटा यहाँ जाएगा तो x की वैल्यू 14 आ जाएगी और माइनस 13 वहाँ जाएगा तो x की वैल्यू 13 आ जाएगी। तो हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई। यहाँ पर x की दो वैल्यू आ गई। तो दोनों हमसे बोला क्या गया था फाइंड टू नंबर्स जिनका सम कितना है? 27। चेक करो 14 और 13 दोनों का सम 27 आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर टू नंबर्स आर 27 सॉरी टू नंबर्स आर 13 एंड 14। समझ में आ गया बेटा सभी को? सिंपल क्वेश्चन था काफी, समझ में आ गया होगा। अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन इस तरह का एक क्वेश्चन हमने इससे पहले वाली जो क्लास थी पुरानी वीडियो में चेक करना, इस तरह का हमने एक क्वेश्चन किया है कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर वाला जो क्वेश्चन है। इसमें लिखा है फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ये नई कौन सी बला है? पुरानी बला है? नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक जो नंबर आते हैं वो लगातार नंबर कहलाते हैं, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि बेटा मेरे पास मान लो कोई नंबर है 5 तो उसके बाद वाला नंबर क्या होगा? आप बोलोगे सर 6 होगा। सोचो 5 के पास 6 क्यों हुआ? लगातार नंबर ना। अगर मैंने बोला कि आपके पास एक नंबर 5 है तो आपने तुरंत 6 बोला, कैसे बोला? 5 को शायद प्लस नंबर बोला ना, ठीक है। मैंने बोला कि मेरे पास कोई एक नंबर 99 है तो अगला नंबर क्या होगा? आप बोलोगे सर 100 होगा। सोचो फिर से कैसे 100 बोला? 99 प्लस 1 करके तो बोला ना। मैंने बोला बेटा कि मेरे पास एक नंबर 102 है, अगला नंबर क्या होगा? 103 होगा। 2 प्लस 1 प्लस करके बोला सॉरी है ना। तो जब भी कॉन्जिक्यूटिव वाली बात आती है तो हमेशा हम 1 प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने मान लिया लेट वन नंबर बी, लेट फर्स्ट लिखना, सॉरी वन नंबर को फर्स्ट लिखो, लेट फर्स्ट consecutive integer
बी एक्स, मैंने मान लिया पहला कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर एक्स है, तो देन सेकंड क्या होगा, देन सेकंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर ये कितना हो जाएगा बेटा x प्लस वन, ये होगा कि नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे बोला गया था कि दो कॉन्जिक्यूटिव बेटा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, ध्यान रखना इस वर्ड को, ध्यान रखना भूल मत जाना कि दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, सम ऑफ द स्क्वायर इज 365, जिनके स्क्वायर का सम 365 है, स्क्वायर का सम 365 है, तो पहले वाले का स्क्वायर तो बेटा x स्क्वायर ही हो गया, दूसरे वाले का स्क्वायर बोलोगे तो x प्लस वन का स्क्वायर हो गया, और इसका सम कितना है हमारे पास यहाँ पे 365। इसको मैं बेटा पूरा सॉल्व कराऊंगा, इक्वेशन बनाकर नहीं छुड़वाऊंगा, जब लगेगा कि मुझे कि बहुत सिंपल सी इक्वेशन है इसको तुम सॉल्व कर पाओगे, क्वेश्चन बड़ा सिंपल था तो छुड़वा दूंगा, नहीं तो फिर पूरा ही कराऊंगा। अब यहाँ देखो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप सोचोगे 2x कैसे आ गया, अगर गलत दिमाग लगाओ, 2 ए की जगह पर x, बी की जगह पर 1, तो 2ab हो गया ना, यहाँ 365 लिखा हुआ है, आगे चेक करो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 प्लस 2x1, तीनों का मल्टीप्लाई करोगे 2x होगा, 365 बेटा यहाँ लेकर आ जाओ, माइनस का 365 हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और माइनस 365, सोचो क्या होता है, शायद माइनस का 364 होगा, माइनस का 364। अब आप इसको यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, लेकिन सुनो 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 सुनो, अगर हमारे पास कभी भी हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी भी इक्वेशन में तीनों ही नंबर किसी सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हो, उसको डिवाइड कर दिया करो और उस इक्वेशन को रिड्यूस कर दिया करो, छोटा कर दिया करो। आप सोचोगे सर अगर मैं रिड्यूस नहीं करूंगा तो क्या मेरा आंसर गलत आएगा, बिल्कुल गलत नहीं आएगा, वो आंसर भी सही होगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि बेटा कि चीज़ें थोड़ा आसान तरीके से सॉल्व हो जाए, इक्वेशन रिड्यूस करने से चीज़ें बड़ी आसान से हो जाती हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इक्वेशन को रिड्यूस किया करो। तो मैंने देखा कि तीनों ही नंबर मेरे पास 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ लिखा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, तो फिर क्या बचेगा बेटा, इन तीनों में 2 का डिवाइड करो, सोचो क्या बचेगा, 2x स्क्वायर में 2 का डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर बचेगा, 2x में फिर 2 का डिवाइड करोगे x बचेगा, 364 में 2 का डिवाइड करोगे तो 182 बचेगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। एक बार देखो यार शायद इक्वेशन कुछ मिलती जुलती लग रही है मुझे इस इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस 182, इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म सेम था तो बीच में 13 और 14 आया, इसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म देखो वो जो वहाँ लिखा हुआ है वो यहाँ लिखा हुआ है, तो शायद इसका भी बीच वाले टर्म सेम आएंगे कि नहीं, चेक कर लेते एक बार। फर्स्ट टर्म को नोट किया एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म कितना है 182, यहाँ पर x की जगह पर मैं 14x माइनस 13x लिख सकता हूँ क्या, तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई गलती नहीं की आपने, पूरे में से पूरे नंबर मिलने वाले काम किए हैं आपने। अब कॉमन निकालो, यहाँ से कॉमन निकालोगे यहाँ से कॉमन निकालोगे, तो यहाँ से x कॉमन निकाला तो क्या बचा बेटा x प्लस 14, यहाँ से 13 कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा 13 वन 13, x लिख लिया, माइनस था, ब्रैकेट के बाहर माइनस है इस वजह से ई वाला माइनस प्लस हो जाएगा। 13 के टेबल में 182 कितने बार में आता है, वहाँ पे ही पूछा था मैंने, वहाँ पे ही पूछा था 14 के टेबल में 182 कितने बार में आता है, आपने बोला 13 बार में आता है, तो 13 के टेबल में 182 कितने बार में आएगा 14 बार में आएगा। x प्लस 14 एक जैसा है और ये x माइनस 13 ये हमारे पास यहाँ पर। अब दोनों को एक एक करके जीरो के इक्वल लो, पहले x प्लस 14 को जीरो के इक्वल ले लो और फिर बाद में x माइनस 13 को जीरो के इक्वल, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, स्पेस काफी कम बचा है यहाँ पर। अब आगे देखो x प्लस 14 और x माइनस 13 दोनों को जीरो के इक्वल ले लो, पहले x प्लस 14 को जीरो के इक्वल लेंगे और फिर x माइनस 13 को भी जीरो के इक्वल लोगे, प्लस 14 वहाँ गया तो x कितना आ जाएगा माइनस 14, माइनस 13 वहाँ गया तो x कितना आ जाएगा प्लस 13 आ जाएगा। x की दो वैल्यू निकल कर आ गई, x की दो वैल्यू कौन कौन सी आ गई हैं, एक माइनस 14 और एक प्लस का 13। आप सोचो सर x की दो दो वैल्यू निकला, दोनों से हम बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन लिखा था बेटा फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन में क्लियर लिखा है कि हमें पॉजिटिव इंटीजर के बारे में बताना है, किसके बारे में बताना है पॉजिटिव इंटीजर के बारे में, तो यहाँ पर एक तो नेगेटिव है माइनस 14 और 13 पॉजिटिव है,
तो अब इस वाली वैल्यू को हटा देते हैं, इसका हमें एक वैलिड रीजन देना होता है, इसका हम यहाँ पर एक वैलिड रीजन देंगे और रीजन देकर ही हटाएंगे यहाँ पर हम इसको। यहाँ पर हम लिखेंगे इसमें हियर वी नेग्लेक्ट, मतलब हम हटा रहे हैं, हियर वी नेग्लेक्ट x इज इक्वल्स टू, कौन सा हटा रहे हो, -14 क्यों, बिकॉज इट इज नेगेटिव, क्योंकि ये हमारी नेगेटिव है। कैसा है बेटा ये, बिकॉज इट इज नेगेटिव। अब ये नेगेटिव है तो हम कौन सा लेंगे, सो वी टेक x इज इक्वल्स टू 13, मतलब हम x की वैल्यू 13 लेने वाले हैं। बताओ x की वैल्यू 13, मतलब फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर क्या है, 13, तो सेकंड क्या होगा, तो लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर जो है वो 13 हो गया, और सेकंड क्या हो जाएगा बेटा, फिर सेकंड कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर 13 में बेटा 1 जोड़ तो 14 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये समझ में आ गया होगा। अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। दो बात लिखी है, बड़ी प्यारी बात लिखी है। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। यहाँ बेटा मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ठीक, ये मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हम बात करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है, एक राइट एंगल, इसमें 90 डिग्री राइट एंगल होता है, इसको बेस बोलते हैं, और इसको एल्टीट्यूड, आप लोग बोलो सर इसको हम परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं। भाई एक चीज के दो नाम भी तो होते हैं, वही चीज है, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं इसको, एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, और इसको हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। अब ये बोला गया कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। जो एल्टीट्यूड है, ये जो एल्टीट्यूड लाइन है ना, ये बेस से 7 कम है। मान लो बेस अगर मेरे पास x है, तो फिर एल्टीट्यूड कितना होगा, x माइनस 7, कितना होगा, x माइनस 7। और फिर बोला गया कि इफ द हाइपोटेनियस इज 13, हाइपोटेनियस कितना दिया गया है, 13, तो मुझसे पूछा जा रहा है फाइंड द अदर टू साइड्स, बाकी के दो साइड्स क्या होंगी, बाकी दो साइड्स क्या होंगी। चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बेटा इसको। लेट बेस बी x सेंटीमीटर, बेस को हमने पहले x सेंटीमीटर माना, एंड देन इट्स एल्टीट्यूड, तो फिर इसका एल्टीट्यूड क्या होगा, देन इट्स एल्टीट्यूड, ये कितना होगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा इसका, x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप सभी ने बेटा पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, 6-7 से आती है पाइथागोरस थ्योरम। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, ऐसे मैंने नाम लिया इन ट्राइंगल, इसका नाम दे दो बेटा कुछ नहीं, ए बी सी, तो पहले बताना पड़ेगा कि ट्राइंगल राइट एंगल है। ट्राइंगल ए बी सी में एंगल भी कितना है, 90 डिग्री, मतलब ट्राइंगल राइट एंगल हो गया। अब इसमें यूज कर लो डायरेक्ट बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है, हाइपोटेन्यूज कितना है इसका, 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है इसका, x माइनस 7 का स्क्वायर, बेस कितना है बेटा इसका, x स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, 13 का स्क्वायर 169, यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर डायरेक्ट पुट कर दें 49, बी स्क्वायर, फिर आएगा बेटा माइनस 2ab, तीनों का मल्टीप्लीकेशन x7 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक चीज सुनो ध्यान से, 169 को वहां लेके जाओ, तो यहाँ जीरो बचेगा, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, वेरी गुड। इसका मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो इसका, 2 7 का 14, तो माइनस का 14x प्लस का 49 लिखा हुआ है, 169 वहाँ गया, माइनस का 169। जीरो का बेटा कोई मतलब नहीं, जीरो को कहीं भी लगा दो, तो 2x स्क्वायर, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर माइनस 14x
49 माइनस 169, ये कितना होगा -120 और इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया सभी को, इतना सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड में शिफ्ट करो, फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। क्या इक्वेशन बनी बेटा हमारे पास यहाँ पर, क्या इक्वेशन बनी, 2x² माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। बताओ जल्दी से, क्या ये इक्वेशन रिड्यूस होगी? सोचो, क्या ये इक्वेशन बेटा रिड्यूस हो रही है? सोचो, दिमाग लगाओ। हाँ, रिड्यूस हो रही है। 2, 14 और 120 तीनों ही नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। हम यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। दोनों तरफ 2 का डिवाइड करो। तो 2x² में जब बेटा 2 का डिवाइड करोगे तो बताओ क्या आएगा? 2x² में जब 2 का डिवाइड करोगे तो कितना निकल कर आएगा? x² माइनस 7x और यहाँ पे 60 हो जाएगा इज इक्वल्स टू में 0। अब इसको सॉल्व करना है। x² लास्ट टर्म को यहाँ लिखो -60 माइनस 5x 7x को बेटा अगर हम लिखना चाहो तो मेरे पास यहाँ पर ये माइनस का 12x प्लस का 5x हो जाएगा। देखो, -12x में से 5x जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का 7x पूरा है ना। अब आगे देखो, यहाँ से कॉमन निकालो, x बाहर आ गया, x माइनस 12, यहाँ से 5 बाहर आ गया तो x माइनस 12, x प्लस 5 ये लिखा हुआ है और ये x माइनस 12 इज इक्वल्स टू में 0। देयरफॉर x प्लस 5 को एक बार 0 के इक्वल ले लो और एक बार x माइनस 12 को 0 के इक्वल ले लो। प्लस का 5 वहां जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -5, और -12 वहां जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +12। कोई दिक्कत? x की दो वैल्यू निकल कर आ चुकी है, -5 और -12। बट बेटा ये नॉर्मल इक्वेशन नहीं है, प्रॉब्लम था ना, क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ के हमें उसका आंसर निकालना होता है। क्वेश्चन में क्या बोला गया था? फाइंड द अदर टू साइड्स, मुझे इन दो साइड्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक एल्टीट्यूड फाइंड करना, दूसरा बेस फाइंड करना है, जो कि x के टर्म्स में निकाला है हमने। x की दो वैल्यू निकल कर आ रही है, -5 निकल कर आ रहा है और एक प्लस का 12 निकल कर आ रहा है। एक बात मुझे बताओ, क्योंकि x जो है लाइन सेगमेंट है, किसी चीज की लेंथ है, ये बेस हो गया या एल्टीट्यूड हो गया, ये लेंथ है। कभी किसी की लेंथ आपने माइनस में सुनी है? जैसे मान लो किसी को भी पूछता है कि बताओ बेटा तुम्हारी हाइट क्या है, किसी भी से पूछ ले तुम्हारी हाइट क्या है, तो कभी सुना है कि उसने जवाब दिया हो कि मेरी हाइट -5 फुट है, -4.3 फुट है? हाइट माइनस में हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। अब भाई हाइट माइनस हो जाएगी तो इंसान के जमीन के अंदर थोड़ी ना खड़ा रहेगा, माइनस मतलब धरती के अंदर चले गया, इम्पॉसिबल ना। हाइट कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, मतलब किसी भी चीज की लेंथ कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर x की वैल्यू -5 निकल कर आएगी। क्या निकल कर आया है? -5, क्योंकि इम्पॉसिबल है। तो हम लिखेंगे, लिखेंगे हम यहाँ बताएंगे मतलब प्रॉपर कि हियर वी नेग्लेक्ट x is equals to -5 because length should not be negative, because length should not be, क्योंकि किसी भी चीज की लेंथ बेटा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो हम क्या लिखेंगे? सो वी टेक, तो फिर हम क्या लेने वाले हैं x की वैल्यू? सो वी टेक x इज इक्वल्स टू प्लस का 12। अब x की वैल्यू 12 है तो x क्या था हमारे पास उस क्वेश्चन में? लिखा था लेट बेस इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर बेस कितना आ गया इसका? 12 सेंटीमीटर। वेरी गुड। और एल्टीट्यूड क्या था इसके? 7 सेंटीमीटर का क्वेश्चन में लिखा था ना शुरुआत में, तो रेड से भी अंडरलाइन हो। 12 माइनस 7, तो एल्टीट्यूड कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर। सिंपल क्वेश्चन था कि एकदम सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का बेटा लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। ठीक है ना, ये वाला एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बहुत अच्छे से समझना। इसके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत ज़्यादा रहते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि आप लोगों ने अगर पिछली क्लास ली है तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैंने एक एग्जाम्पल में भी समझाया गया था। एक एग्जाम्पल था, पिछले क्लास का वीडियो चेक करना मिल जाएगा, तो उसमें आपको कॉटेज इंडस्ट्री वाले क्वेश्चन था, बिल्कुल उसी जैसा है, बस थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया इस क्वेश्चन को। वो एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री मतलब लघु उद्योग, जो बहुत छोटे छोटे कारखाने वगैरह होते हैं ना, फैक्ट्रीज वगैरह, मतलब ऐसी छोटी छोटी फैक्ट्रियां जो घर के अंदर एक कमरे में, आधे कमरे में भी चल जाता है, जिसको सिर्फ एक लेडीज चला रही है, छोटा बच्चा भी चला सकता है। घर में मिट्टी के बर्तन वगैरह बन रहे हैं, घर में कुछ छोटे मोटे आइटम जो बनते रहते हैं, वो सब कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर आता है।
देखो पॉटरी आर्टिकल्स में मैंने बताया कि मिट्टी के बर्तन के बारे में बात भी हो रही है। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री में कुछ पॉटरी आर्टिकल्स एक दिन में बनाए जाते हैं, हमें नहीं पता कितने बनाए जा रहे हैं। इट वॉज ऑब्जर्व, एक दिन ऐसा देखा गया, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, कोई दिन ऐसा होगा, कोई दिन ऐसा होगा, हमें नहीं मालूम कौन सा दिन है, बट कोई दिन ऐसा देखा गया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो जो थी was 3 more than twice the number of articles produced on that day। बस ये दो लाइन समझ लो क्वेश्चन में। इसके बाद आगे आपको लिखा हुआ था कि अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है 90 रुपए है, तो हमसे पूछा जाएगा फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ये क्वेश्चन था। तो ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी एक्स, इसको वहां लेके चलते हैं। इस साइड सॉल्व करेंगे इसको अपन। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी एक्स, हमने मान लिया कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, एक्स है, ठीक है। तो फिर नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर एक्स है तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, फिर से पढ़ते हैं, फिर से पढ़ेंगे बेटा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, रेड लाइन में जो अंडरलाइन है वही पढ़ना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, वही हम लिख भी रहे हैं यहाँ पर। एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है वॉज 3 मोर, 3 मोर मतलब बेटा पिकअप नहीं होता है, इसमें मोर का मतलब प्लस होता है, ज्यादा होता है, तो 3 मोर ज्यादा, इससे ट्वाइस का नंबर ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स कितने थे एक्स है ना, तो ट्वाइस का वैल्यू कितना होगा 2x। तो ये जो बेटा निकला है ना, ये एक आर्टिकल की कॉस्ट है, और टोटल आर्टिकल कितने हैं x है। फिर हमसे बोला गया कि अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कितनी है 90 रुपीज, बताओ फिर हमारे पास कितने आर्टिकल्स बने होंगे और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी। तो मेरी बात सुनो, तो देयर फॉर टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन कैसे निकलता है जरा सोचो, आप खुद सोचो कि आप ही की कोई फैक्ट्री, मान लो कि आप खुद मिट्टी के आर्टिकल्स वगैरह बनाते हो, मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, चलो मैं ही बनाता हूँ। तो मान लो मैंने बेटा एक दिन में मटके बनाए, मैंने मान लो एक दिन में 5 मटके बनाए, ठीक है, और एक मटके की जो कॉस्ट थी, एक मटके की कीमत, ये जो है बेटा मेरे पास 50 रुपए, तो फिर मेरे उस पूरे दिन में कितना प्रोडक्शन हुआ, मैंने उस दिन टोटल कितने रुपए का माल बना दिया। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसा निकालोगे, आप मटकों का मल्टीप्लाई करोगे किससे, एक मटके की कीमत से, तो आपको टोटल प्रोडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सेम चीज क्वेश्चन में कर दो। टोटल प्रोडक्शन हमारे पास यहाँ पर कितना है, टोटल प्रोडक्शन हमारे पास इसमें 90 रुपीज का है, कितने का है 90 रुपीज का है। तो अब हम यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने थे x, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी 3 + 2x, अगली लाइन में बेटा टोटल प्रोडक्शन की जगह पर 90 लिख लेना, ठीक है, x का x 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, x का 2x से किया 2x² प्लस 90 को वहां ले जाओ तो यहाँ 0 बचेगा, तो 2x² प्लस 3x माइनस का 90, जीरो को तो बेटा कहीं भी लगा दो, जीरो का कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, ठीक है, जीरो को तो आप कहीं भी लगा सकते हो, जहाँ तुम्हारा मन करे जीरो का वहाँ लगा सकते हो। सबसे पहले अपन इक्वल को वहाँ ले गए, फिर जीरो को भी वहाँ लेके चले गए, कहीं भी लगा देंगे। अब इसी क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करना है, सॉल्व तो तुम लोग कर सकते हो, चलो मैं ही करा देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन तो रह गया है, इसको भी कंप्लीट सॉल्व कर ही लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म को नोट किया, उसके बाद लास्ट टर्म को नोट किया, ठीक है ना, 2 का 90 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 180, और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 3, मतलब दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पर 180 आता हो, प्लस माइनस करने पर 3 आता हो। 15x माइनस 12x, 15 में 12 माइनस करोगे 3 बचेगा, और 15 का बेटा 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा। कॉमन निकालेंगे यहाँ पर हम, इसमें से कॉमन निकालेंगे और यहाँ से कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से x कॉमन आ गया, बाहर से हमसे क्या बचा बेटा 2x प्लस 15 माइनस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 6, तो 6 2 12 प्लस और 15 इज इक्वल्स टू में 0, ठीक है ना। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, और 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 दो बार था, इसको एक ही बार लिखो, और फिर x माइनस 6 इज इक्वल्स टू में 0। तो देयरफॉर एक बार बेटा 2x प्लस 15 को 0 के इक्वल ले लो, और एक बार x माइनस 6 को भी 0 के इक्वल ले लो, प्लस का 15 वहां जाएगा, तो 2x इज इक्वल्स टू माइनस 15 और x इज इक्वल्स टू माइनस 15/2, माइनस 6 बेटा वहां गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। अब इस क्वेश्चन में देखो x था क्या, नंबर ऑफ आर्टिकल्स,
नंबर ऑफ आर्टिकल मतलब किसी चीज़ की गिनती, किसी चीज़ की काउंटिंग। तो अब x की बेटा दो वैल्यू निकल कर आए, एक तो -15/2 आया और एक x की वैल्यू 6 निकल कर आया। दोनों में से कौन सी चीज़ पॉसिबल है और कौन सी चीज़ इम्पॉसिबल है? तो सिंपल से समझ में आ गया होगा पहली वाली चीज़ इम्पॉसिबल है, क्योंकि कभी भी किसी भी चीज़ की गिनती नेगेटिव नहीं होती। जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि बेटा आपके घर में कितने लोग रहते हैं, कभी सुना है किसी ने बोला कि सर मेरे घर में तो -3 लोग रहते हैं? सुना है क्या? नहीं रहते ना, पॉसिबल है नहीं कर सकते हैं। तो नेगेटिव चीज़ कभी भी किसी चीज़ की काउंटिंग हो ही नहीं सकती। तो हम यहाँ लिखेंगे हियर वी नेग्लेक्ट, रीजन देना पड़ेगा हर बार, हियर वी नेग्लेक्ट x is equals to -15/2 because it is impossible, because it is impossible। ये चीज बेटा पॉसिबल है ही नहीं, ये चीज पॉसिबल है ही नहीं है। तो सो वी टेक, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सो वी टेक x is equal to 6, मतलब x की वैल्यू 6 हमने ले ली। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो गए? 6। तो therefore नंबर ऑफ आर्टिकल्स ये हमारे पास 6 हो गए। और क्या पूछा था? फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। और एक आर्टिकल की कॉस्ट कैसे निकालोगे? x की वैल्यू 6 यहाँ पुट कर दो, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 6 12 प्लस 3 15 आंसर आ जाएगा। यहाँ स्पेस थोड़ा कम है, चलो अपन स्पेस बना देते हैं, स्पेस तो बन जाएगा अभी हाल क्या स्पेस बनाना है, तो एक छोटी सी लाइन रह गई है वो लिखना है। चलो स्पेस की कमी थी, स्पेस भी अपने पास बन चुका है। अब यहाँ पे हम एक लाइन और लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो कितना था बेटा? 3 + 2x और x की जगह पे कितना लेना है? 6। 3 + 2 6 12, 3 + 12 कितना हो जाएगा? 15। तो एक आर्टिकल की बेटा कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 15 रुपीज़। समझ में आ गया बेटा? और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.2 खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कोशिश आप कमेंट वगैरह कर देना, कोशिश करूँगा कि मैं आपको सॉल्यूशन वगैरह दे पाऊँ। नहीं तो अगर आप चाहो तो वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते। जो क्वेश्चन समझ में ना आया ना उस पर एक काम करना, उस पर्टिकुलर उस क्वेश्चन को एक एक बार 2 2 बार रिपीट करके चेक कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके नाउ थैंक यू वेरी मच।